दोस्तों, क्या आप गणेश चतुर्थी जैसे लोकप्रिय त्योहारों के पीछे छिपी वास्तविक सच्चाई जानते हैं? शायद नहीं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में जब इस सच्चाई का खुलासा किया तो सभागार स्तब्ध हो गया और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज इस पवित्र संसद भवन में जहां देश की नियति लिखी जाती है, मैं चंद्रशेखर आजाद, आपका सांसद, एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने के लिए खड़ा हूं जो हमारे समाज की जड़ों को हिला देगी। यह सच्चाई है गणेश चतुर्थी की, उस त्योहार की जिसे हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इसके पीछे छिपे इतिहास की परतों को खोला है? क्या कभी हमने सोचा कि यह उत्सव, जो दिखने में भक्ति और एकता का प्रतीक लगता है, असल में एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है? आज मैं आपको उस दौर में ले चलूंगा जब भारत जाति की आग में जल रहा था और बताऊंगा कि कैसे इस त्योहार की शुरुआत बहुजन समाज की आवाज को कुचलने के लिए की गई थी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह भाषण कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि एक जागृति का आह्वान है, ताकि हम अपने महापुरुषों के संघर्ष को समझें और गलत परंपराओं से मुक्त हों। चंद्रशेखर ने शुरुआत की 19वीं शताब्दी के उस भारत से जहां समाज की संरचना इतनी विषम थी कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाती थी। ब्राह्मण समाज के शिखर पर विराजमान थे, उनके पास धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का एक अधिकार था, सामाजिक नियम बनाने का अधिकार था और पूजा पाठ के नाम पर आर्थिक लाभ कमाने का माध्यम था। वहीं शूद्र और अतिशूद्र यानी दलित समाज ऐसी हालत में जी रहे थे कि उनकी जिंदगी पशुओं से भी बदतर थी। वे खेतों में हल चलाते, लेकिन फसल का हक उन्हें नहीं मिलता। वे मंदिरों के बाहर खड़े रहते, लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें नसीब नहीं होते। महिलाएं तो जैसे अस्तित्वहीन थीं, न शिक्षा, न अधिकार, न सम्मान। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा जीवन की यातनाएं, यह सब सामान्य था। चंद्रशेखर बोले कि ऐसे अंधकारमय युग में जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, एक महान आत्मा का उदय हुआ, ज्योतिबा फुले का। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, एक साधारण किसान परिवार से आए थे, लेकिन उनका हृदय इतना बड़ा था कि उन्होंने पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सांसद चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि फुले का मूल मंत्र था, इंसान और इंसान के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह जाति पर आधारित हो या लिंग पर। उन्होंने ब्राह्मणवाद की उस व्यवस्था को चुनौती दी जो सदियों से शोषण का आधार बनी हुई थी। फुले ने देखा कि कैसे ब्राह्मण पुरोहित समाज को अंधविश्वास में डुबोकर अपना वर्चस्व बनाए रखते थे। इसलिए उन्होंने 24 सितंबर 1773 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह समाज कोई क्लब नहीं था, बल्कि एक क्रांति का बीज था जो शूद्र और अतिशूद्र को अंधविश्वास से मुक्त करने का माध्यम बना। दोस्तों, ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी सोच को समझने के लिए हमें उनके कार्यों की गहराई में उतरना होगा। उन्होंने ब्राह्मणों की सामाजिक और धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती दी। उस समय जब महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद थीं, फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला लड़कियों का विद्यालय खोला। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक महिला शिक्षिका बनकर सावित्रीबाई स्कूल जाती और समाज उन्हें पत्थर मारता, अपमान करता। लेकिन फुले दंपत्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की, जिससे हजारों महिलाओं को नया जीवन मिला। बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, जो उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भावुक होकर बताया कि फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त विवाह प्रणाली की पहल की, जहां कोई मंत्र या पूजा की जरूरत नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलन। वे सड़कों पर उतरते, पोस्टर चिपकाते, कैंपेन चलाते और जनता से सीधा संवाद करते। महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम स्थापित किए ताकि कोई भी असहाय न रहे। दलितों और पिछड़ों की शिक्षा को उन्होंने अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही मुक्ति का द्वार है। लेकिन मित्रों, सफलता कभी आसान नहीं आती।
महात्मा फुले के ये क्रांतिकारी कदम ब्राह्मणवादी सत्ता को कमजोर कर रहे थे। सत्य शोधक समाज की गतिविधियां केवल पुणे तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में फैल गईं। ब्राह्मणों को लगने लगा कि अगर शूद्र और अतिशूद्र पढ़ लिख गए, अगर महिलाएं शिक्षित हो गईं, तो वे सवाल पूछने लगेंगे। सदियों से चला आ रहा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फुले को डराने धमकाने की हर कोशिश की। उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनकी पत्नी सावित्रीबाई पर गोबर फेंका गया, यहां तक कि उनकी हत्या के लिए धोनीबाज जैसे पेशेवर हथियारों को भेजा गया। लेकिन फुले का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वे हत्यारे भी उनके विचारों से प्रभावित होकर अनुयायी बन गए। चंद्रशेखर ने कहा कि बावजूद इन सब के फुले झुके नहीं। उनका प्रभाव धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में फैल गया और समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। साथियों, अब आते हैं उस शख्सियत पर जिसने इस क्रांति को रोकने की साजिश रची, बाल गंगाधर तिलक। पुणे के नारायणपेट में तिलक का अखबार केसरी और मराठा का मुख्यालय था। तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी विचारक थे और महात्मा फुले के प्रखर आलोचक। उन्होंने फुले के आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने अखबारों में लगातार विषाक्त लेख प्रकाशित किए। तिलक ने फुले को अंग्रेजों का पिट्ठू और हिंदू धर्म का शत्रु साबित करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन जब फुले का प्रभाव कम नहीं हुआ, तब तिलक ने एक चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने लोगों को धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लामबंद करने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ गणेश महोत्सव का सार्वजनिक रूप। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में विस्तार से बताया कि विदुषी गेल ओमवेड अपनी पुस्तक कल्चरल रिवोल्ट इन अ ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पृष्ठ 262 से 264 पर लिखती हैं कि तिलक ने धार्मिक भीड़ को संगठित कर अपने राजनीतिक और ब्राह्मणवादी विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम तैयार किया। इन मेलों में गाए जाने वाले गीतों और भाषणों में न केवल अंग्रेजों और मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती थी, बल्कि फुले जैसे समाज सुधारकों के बारे में अपमानजनक बातें कही जाती थी। मित्रों, यह उत्सव कोई साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसका उद्देश्य था बहुजन समाज की एकजुटता को तोड़ना और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को मजबूत करना। तिलक जानते थे कि अगर लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा होंगे तो वे आसानी से राष्ट्रवादी एजेंडे में फंस जाएंगे और फुले के सामाजिक सुधारों को भूल जाएंगे। चंद्रशेखर बोले कि तिलक और फुले के बीच मूल मतभेद जाति व्यवस्था को लेकर था। फुले मानते थे कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित व्यवस्था अमानवीय है। यह शोषण और असमानता की जड़ है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को इन वर्णों में बांट दिया। उनका प्रसिद्ध उदाहरण था, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि उसका धंधा है। यह तर्क इतना तीखा था कि ब्राह्मणवादी विचारक बौखला जाते थे। दूसरी ओर तिलक चतुर्वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि हर जाति को वही काम करना चाहिए जो उसे परंपरागत रूप से सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जाति का अंत राष्ट्रीयता का अंत है। सांसद चंद्रशेखर ने संसद में उदाहरण देकर समझाया कि तिलक ने महान और मातंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि शिक्षा केवल उच्च जातियों के लिए उपयुक्त है, लेकिन फुले का स्पष्ट मत था कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे और हर लड़की के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया जो दलितों को सशक्त करता। साथियों, महिलाओं की शिक्षा को लेकर दोनों के विचार और भी विपरीत थे। महात्मा फुले ने लड़कियों के विद्यालय खोले, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षिका बनाया, जो उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। सावित्रीबाई न केवल पढ़ाती बल्कि समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाती। लेकिन तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीव्र विरोध किया। उनके अखबार मराठा में 31 अगस्त 1884 और 15 मार्च 1885 को प्रकाशित लेखों में उन्होंने लिखा कि महिलाओं का काम केवल संतानोत्पत्ति है। आधुनिक शिक्षा उनके लिए पीड़ादायक और अनुपयुक्त है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह विचार कितना पिछड़ा था। एक ओर फुले महिलाओं को सशक्त बना रहे थे, तो दूसरी ओर तिलक उनकी प्रगति को रोक रहे थे। यह विरोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर रहा था। मित्रों, इस द्वंद्व की गहराई को समझने के लिए देखिए कांग्रेस का कट्टरपंथी धड़ा।
इसमें तिलक और विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर जैसे नेता शामिल थे। उन्होंने 1881 से 1920 तक महाराष्ट्र में बालिका विद्यालयों और सार्वभौमिक शिक्षा के प्रस्तावों का खुलकर विरोध किया। परिणाम स्वरूप 11 नगर पालिकाओं में से 9 में सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव खारिज हो गया। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जिसने लाखों बच्चों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भावुक होकर बताया कि यह विरोध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बहुजन समाज की पूरी प्रगति को रोकने का प्रयास था। दोस्तों, यह द्वंद्व आगे भी जारी रहा। यही मतभेद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी रचनाओं कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, गांधी, राणाडे और जिन्ना में तिलक जैसे नेताओं को समाज सुधार का दुश्मन बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस देश में कई लोग महात्मा कहलाए और धूल में मिल गए, लेकिन सच्चे अर्थों में महात्मा यदि कोई हैं तो वे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। चंद्रशेखर बोले कि बाबा साहेब का यह कथन कितना सटीक है। फुले ने जो नींव रखी, उसी पर अंबेडकर ने संविधान की इमारत खड़ी की। साथियों, एक और घटना जो तिलक की मानसिकता को उजागर करती है। 1920 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पाक्षिक अखबार मूक नायक निकाला, तब उन्होंने केसरी में इसका विज्ञापन छपवाने के लिए भुगतान भी किया, लेकिन तिलक ने उस विज्ञापन को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। यह छोटी घटना बड़ी सच्चाई बताती है। तिलक बहुजन समाज की उभरती आवाजों के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने जीवन भर ऐसे कार्य किए जिनसे बहुजन समाज का नुकसान हुआ और जरूरी सामाजिक सुधारों में रुकावट डाली गई। किंतु सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया, जबकि फुले जैसे क्रांतिकारियों को हाशिए पर धकेल दिया। मित्रों, इस इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि कैसे तिलक जैसे कट्टर ब्राह्मण नेताओं ने धर्म और राष्ट्रवाद का सहारा लेकर फुले जैसे महान समाज सुधारकों के मार्ग में बाधाएं खड़ी की। वास्तव में गणेश महोत्सव की शुरुआत बहुजनों की आवाज को दबाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन आज की विडंबना यह है कि बहुजन समाज भी उसी उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाता है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि जरूरी है कि हम अपने महापुरुषों और महापुरुषाओं के संघर्ष को याद रखें। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे कर्मों में भागीदार तो नहीं हो रहे जो हमारी हकमारी के लिए गढ़े गए थे। दोस्तों, अब मैं इस भाषण को और गहराई से समझाता हूं। ज्योतिबा फुले का जीवन एक प्रेरणा है। वे जन्मे थे 1830 में एक माली परिवार में। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को देखा। जब वे स्कूल गए तो उन्हें अलग बैठाया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किताबें पढ़ी, विचारकों को समझा और फिर समाज बदलने का संकल्प लिया। उनकी किताब गुलामगिरी ने ब्राह्मणवाद की पोल खोल दी। इसमें उन्होंने अमेरिका की गुलामी से तुलना की और कहा कि भारत में दलित गुलाम हैं। चंद्रशेखर ने संसद में इस किताब का जिक्र करते हुए कहा कि फुले ने न केवल लिखा बल्कि किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज के माध्यम से हजारों लोगों को जोड़ा। उनके अनुयायी बढ़ते गए और ब्राह्मणों का डर बढ़ता गया। साथियों, तिलक का जीवन भी देखिए। वे जन्मे थे 1856 में एक ब्राह्मण परिवार में। वे शिक्षित थे, राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा में बहुजन शामिल नहीं थे। उन्होंने स्वराज की बात की, लेकिन जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहा। उनके अखबारों ने फुले को बदनाम किया। उदाहरण के लिए, जब फुले ने विधवा पुनर्विवाह करवाया तो तिलक ने इसे हिंदू धर्म पर आघात कहा। चंद्रशेखर बोले कि यह दोहरी नैतिकता थी, एक ओर आजादी की बात, दूसरी ओर शोषण की रक्षा। मित्रों, गणेश महोत्सव की शुरुआत 1892 में तिलक ने की। पहले यह घरेलू था, लेकिन तिलक ने इसे सार्वजनिक बनाया। इसका मकसद था लोगों को इकट्ठा करना, राष्ट्रवाद फैलाना, लेकिन साथ ही फुले के आंदोलन को काउंटर करना। इन उत्सवों में भाषण होते जहां फुले को नीचा दिखाया जाता। गैलोम्बेट की किताब में विस्तार से वर्णन है कि कैसे यह ब्राह्मण आंदोलन का हिस्सा था। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि आज हमें इस इतिहास को पढ़ना चाहिए ताकि हम अंधभक्ति में न फंसें। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान भी कम नहीं। उन्होंने फुले को अपना गुरु माना। अंबेडकर ने कहा कि फुले ने जो बीज बोया उसी से दलित आंदोलन फला। मूक नायक अखबार में अंबेडकर ने बहुजन की आवाज उठाई,
लेकिन तिलक ने इसे दबाने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने संसद में बताया कि यह घटना दिखाती है कि कैसे सवर्ण नेता बहुजन की प्रगति से डरते थे। साथियों, आज का बहुजन समाज गणेश चतुर्थी मनाता है, लेकिन क्या वह जानता है कि यह उत्सव उनके खिलाफ गढ़ा गया था? हमें जागना होगा। हमें फुले, सावित्रीबाई, अंबेडकर के संघर्ष को याद रखना होगा। चंद्रशेखर बोले कि यह भाषण एक शुरुआत है। आइए हम एक समान समाज बनाएं जहां कोई भेदभाव न हो। यह भाषण सुनकर संसद स्तब्ध रह गई। चंद्रशेखर आजाद ने इतिहास की परतें खोलकर एक नई बहस छेड़ दी। मित्रों, सांसद चंद्रशेखर आजाद के संसद में दिए गए भाषण ने न केवल गणेश चतुर्थी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उजागर किया, बल्कि भारतीय समाज की उन गहरी जड़ों को भी हिलाया जो सदियों से शोषण और असमानता की नींव पर टिकी हुई हैं। उनके भाषण ने एक ऐसी सच्चाई को सामने लाया जिसे जानबूझकर इतिहास के पन्नों में दबाया गया था। चंद्रशेखर ने जिस साहस और तथ्यपरक तरीके से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के संघर्ष को सामने रखा, वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने वाला है। इस निष्कर्ष में हम उनकी बात को तर्कों और इतिहास के आधार पर सही ठहराएंगे और यह समझेंगे कि क्यों उनकी आवाज आज के भारत के लिए एक मील का पत्थर है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि गणेश चतुर्थी, जिसे हम भक्ति और उत्साह का प्रतीक मानते हैं, उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में बाल गंगाधर तिलक ने एक राजनीतिक और ब्राह्मणवादी हथियार के रूप में की थी। यह तथ्य विदुषी गेल ओमवेट की पुस्तक कल्चरल रिवोल्ट इन अ ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया में भी दर्ज है, जहां उन्होंने बताया कि तिलक ने इस उत्सव को ब्राह्मणवादी विचारधारा को मजबूत करने और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए शुरू किया। चंद्रशेखर की यह बात सही है, क्योंकि तिलक का उद्देश्य था धार्मिक भीड़ को संगठित कर राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देना, लेकिन इसमें बहुजन समाज की एकता को तोड़ने की साजिश छिपी थी। फुले का सत्य शोधक समाज दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और समानता का अधिकार दे रहा था, जो ब्राह्मणवादी सत्ता के लिए खतरा था। तिलक ने गणेश महोत्सव को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जहां फुले जैसे सुधारकों को अपमानित किया जाता था। यह ऐतिहासिक तथ्य चंद्रशेखर के कथन को पूरी तरह से पुष्ट करता है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने जब फुले और तिलक के विचारों के बीच टकराव को उजागर किया, तो उन्होंने यह भी बताया कि फुले समानता और शिक्षा के पक्षधर थे, जबकि तिलक चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। फुले का मानना था कि जाति व्यवस्था अमानवीय है और इसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे नाई का काम बाल काटना एक धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धंधा है, न कि धर्म। यह तर्क न केवल तार्किक था, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना पर एक गहरा प्रहार था। दूसरी ओर तिलक ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की नींव बताया और इसका अंत राष्ट्रीयता का अंत माना। यहां चंद्रशेखर की बात सही साबित होती है, क्योंकि तिलक ने न केवल दलित बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का समर्थन किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा का भी विरोध किया। उनके अखबार मराठा में 31 अगस्त 1884 और 15 मार्च 1885 को प्रकाशित लेख इसका स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे तिलक जैसे नेताओं ने बहुजन समाज की प्रगति को रोकने की कोशिश की। अंबेडकर ने अपनी रचनाओं में तिलक को समाज सुधार का विरोधी बताया और फुले को सच्चा महात्मा कहा। चंद्रशेखर का यह कथन इसलिए सही है क्योंकि जब अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक अखबार शुरू किया, तो तिलक ने इसके विज्ञापन को केसरी में छापने से इनकार कर दिया। यह घटना तिलक की मानसिकता को दर्शाती है, जो बहुजन समाज की उभरती आवाजों को दबाना चाहती थी। चंद्रशेखर ने इस तथ्य को उठाकर यह साबित किया कि गणेश महोत्सव जैसी परंपराएं केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक शोषण को बनाए रखने का एक औजार थी। मित्रों, चंद्रशेखर की बात को जस्टिफाई करने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि आज भी बहुजन समाज गणेश चतुर्थी को उत्साह से मनाता है, लेकिन उसे इसके पीछे के इतिहास की जानकारी नहीं है। चंद्रशेखर ने सही कहा कि हमें अपने महापुरुषों ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. अंबेडकर के संघर्ष को याद रखना चाहिए। फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया
और सत्य शोधक समाज के जरिए अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ी। उनके इन कार्यों ने समाज में एक नई चेतना जगाई, लेकिन तिलक जैसे नेताओं ने इन प्रयासों को कमजोर करने के लिए धर्म का सहारा लिया। चंद्रशेखर का यह आह्वान कि हमें इतिहास को समझना चाहिए और ऐसी परंपराओं से बचना चाहिए जो हमारे हक के खिलाफ हैं, पूरी तरह से जायज है। दोस्तों, चंद्रशेखर का भाषण केवल एक ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का बिगुल था। उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम अनजाने में उस व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे ही खिलाफ गढ़ी गई थी। उनकी बात इसलिए भी सही है क्योंकि आज का भारत, जो संविधान और समानता की बात करता है, अभी भी जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव से जूझ रहा है। शिक्षा और अवसरों की असमानता आज भी मौजूद है। ऐसे में चंद्रशेखर का यह कहना कि हमें फुले और अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहिए, न केवल प्रासंगिक है बल्कि आज के समय की मांग है। साथियों, यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के जरिए एक ऐसी चिंगारी जलाई है जो समाज में जागृति ला सकती है। उन्होंने न केवल गणेश चतुर्थी की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि हमें अपने इतिहास से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। उनका यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि हमें परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्य को समझना चाहिए। चंद्रशेखर की बात सही है क्योंकि वह तथ्यों, इतिहास और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आइए हम उनके इस आह्वान को स्वीकार करें और एक ऐसे समाज की नींव रखें जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। दोस्तों, चंद्रशेखर ने संसद में जो कुछ भी कहा वो सही था या गलत, आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।